पढ़ेंगे अंडर ग्रेविटी मोशन। ठीक है, तो आज इसी को हम फिनिश करेंगे, उसके बाद हम अंडर ग्रेविटी पे आ जाएंगे। तो आप इसके अंदर नेक्स्ट वैरायटी लिखिए बच्चों। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन नेक्स्ट है उसका नाम लिखिए रिएक्शन टाइम बेस्ड प्रॉब्लम। रिएक्शन टाइम बेस्ड प्रॉब्लम। ये जो रिएक्शन टाइम बेस्ड प्रॉब्लम होती है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, आराम से मुझे सुनना सब लोग। टॉपिक का नाम है रिएक्शन टाइम बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो, आप मोहाली या पंजाब से आ रहे हो, तो आराम से चलाओ, रेड लाइट हो या ग्रीन लाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। और चंडीगढ़ में आप आओगे तो चलान होते हैं, तो लोग सोचते हैं यार रेड लाइट पे क्रॉस करें या नहीं करें। तो जब वो सोचते होते हैं, जैसे मैं जा रहा था, मेरे सामने रेड लाइट आई, मैंने सोचा कि क्रॉस करूं ही नहीं करूं, क्योंकि मैं पंजाब से आया था, मुझे डर नहीं था क्रॉस करूं या नहीं करूं। जब तक मैंने सोचा तब तक भी मेरी कार आगे चली गई। इसे कहते हैं कवर डिस्टेंस इन रिएक्शन टाइम। जब मैंने सोचा तब तक सोचते हुए कार थोड़ी रोक के सोचा, मैंने सोचते सोचते कार चला रहा था, तो इसे रिएक्शन टाइम में कार वहां चली जाएगी। उसके बाद मैं डर गया कि नहीं यार चलान हो जाएगा, तो मैंने ब्रेक लगा दी। तो मैं कहना ये चाहता हूं, जैसे ये पोल है, इस पे लाइट जली हुई है, ये आपकी एक कार जा रही है, इस कार वाले ने सोचा कि ब्रेक लगाऊं या नहीं लगाऊं। जब तक ये थॉट प्रोसेस में था तब तक कार आपकी यहां आ गई थी, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया इट इज कॉल्ड S1। ये डिस्टेंस कहलाता है रिएक्शन टाइम डिस्टेंस। अब बच्चों इसके बाद इसने ब्रेक लगाई और कार आके पोल के पास में रोक दी, तो ये डिस्टेंस S2 कहलाता है। और ब्रेक लगाने पर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो यहाँ इस सेक्शन में रिटार्डेशन पाई जाती है और इस सेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वहां यू हैव टू यूज डिस्टेंस फार्मूला। कोई जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टाइम लगाते हैं, और जब हम ब्रेक लगा देते हैं तो फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो मैं बच्चों में फिर समझाना चाहता हूँ, सामने रेड लाइट है, मैंने सोचा कि ब्रेक लगाऊं या नहीं लगाऊं, तब तक मेरी कार कुछ डिस्टेंस चल चुकी होगी, उसे कहते हैं रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस। फिर आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक कार रुक जाएगा, उस वक्त का डिस्टेंस S2 कहलाता है। तो ऐसे केस में टोटल डिस्टेंस निकालने होते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वैरायटी हम कर रहे हैं, इसका नाम है रिएक्शन टाइम बेस्ड प्रॉब्लम। लिखें बच्चों, रिएक्शन टाइम बेस्ड प्रॉब्लम लिखें। पहला, द ड्राइवर टेक्स 0.20 second. The driver takes 0.20 second to apply the brakes. The driver takes 0.20 second to apply the brakes after he sees a need for it. After he sees a need for it, the driver takes 0.20 second to apply the brakes after he sees a need for it. It is called the reaction time of the driver. It is called the reaction time of the driver. If he is driving car at a speed of, if he is driving car at a speed of 54 kilometer per hour, if he is driving car at a speed of 54 kilometer per hour, if he is driving car at a speed of 54 kilometer per hour and the brakes causes a retardation of, and the brakes causes a retardation of 6 meter per second square, and the brakes causes a retardation of 6 meter per second square. Find the distance traveled by the car. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes. After he sees the need to put the brakes, the driver takes 0.20 second to apply the brakes after he sees a need for it. It is called the reaction time of the driver if he is driving car at a speed of
54 km/h and the brakes causes a retardation of 6 meter per second square. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes. अब बच्चों जिनको पता है वो तो ठीक है, नहीं पता सुन लो। जैसे उसने बोला 54 km/h, अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 54 अपॉन इंटू 5/18 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो अब लिखें इसके बारे में सब लोग। इस केस में हमें बच्चों दो डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। पहले आप ध्यान दें, ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज द नीड फॉर इट। बच्चों 0.20 इज द रिएक्शन टाइम, और रिएक्शन टाइम में बंदे की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि उसने ब्रेक लगाना शुरू नहीं किया है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो अब इसके अंदर इसने क्या लिखा, कितनी वेलोसिटी है, 54 km/h, इसका मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहले मैं S1 डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं S2 डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। S1 डिस्टेंस होगा रिएक्शन टाइम डिस्टेंस। तो लिखो इसके अंदर नीचे, मैं जैसे बोलूंगा वैसे नोट्स बनाओ अपने आप, लिखें। In this case, we have to calculate two distances. In this case, we have to calculate two distances. पहला लिखिए S1 इक्वल टू लिखें cover distance by car in reaction time. S1 cover distance by car in reaction time. और फिर S1 के लिए आप कैलकुलेट करेंगे डायग्राम बनाने के बाद, अभी मत करना। S1 वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी 15 और टाइम 0.20, तो 3 मीटर आपके पास आ गया, क्योंकि रिएक्शन टाइम 0.2 था, ये 3 मीटर आ गया। तो S1 में लिख दीजिए, राइट साइड में डायग्राम बनाना ही वाला, तो S1 में 15 टू 0.2 3 मीटर आ गया रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस। डायग्राम साथ बना लीजिए, साइड लेफ्ट में डायग्राम, राइट में ही लिख लीजिए। लेफ्ट में डायग्राम, तो S1 डिस्टेंस जब तक उसने सोचा और S2 जब उसने ब्रेक लगाई। नेक्स्ट लिखिए, अब अप्लाई किया उसने ब्रेक बच्चों, ब्रेक के बाद कार रुक गया, और ब्रेक के बाद जब कार रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड लिखिए डिस्टेंस S2, लिखें S2 इक्वल टू cover distance by car after applying brakes. Cover distance by car after applying brakes. ब्रेक लगाने के बाद उसने किया, तो वो पूछा उसने cover distance by car after applying brakes. और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे ये। अब इसके बाद यूज करेंगे v² इक्वल टू u² माइनस 2as। फाइनल रुक गया कार तो 0² u15 का स्क्वायर माइनस 2, रिटार्डेशन उसने वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू S2, तो S2 आ जाएगा 18.75। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 18.75, 21.75 मीटर इज द आंसर। लिख लीजिए 25.71 मीटर इज द आंसर। सर वन डाउट सर। बोलो सर क्वेश्चन में तो ये पूछा भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक, फिर तो 18.75 नहीं आएगा। नहीं, जब उसने सोचा, सोचने के वक्त भी देखो, द ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक्स, सोचते वक्त उसने लगाया, ये रिएक्शन टाइम हो गया। उसके बाद उसने ब्रेक रिटार्डेशन लगाई, फाइंड द डिस्टेंस बाय द कार व्हेन ही सीज टू नीड, जब उसको लगा कि ब्रेक लगाऊं, तो लगने में दोनों आ गया। उसे मुझे लगा कि मैं ब्रेक लगाऊं, तो मैंने सोचा, तो वो रिएक्शन टाइम है। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट लिखिए, अगले टाइप का नाम लिखिए। इक्वेशन मोशन में
stopping distance, stopping distance, stopping distance. वो स्टॉपिंग डिस्टेंस में आपसे ये पूछेगा कि मेरे पास एक कार है और एक ट्रक है, ये दोनों चल रही हैं, कार और ट्रक। मैंने दोनों में सेम ब्रेक अप्लाई किया, सेम ब्रेक अप्लाई किया, तो पहले कौन रुकेगा, कार या ट्रक? आप चैटिंग में आंसर लिख सकते हैं। मैंने दोनों में ब्रेक अप्लाई किया तो पहले कौन रुकेगा? अपना अपना आंसर जरूर लिखना सब लोग, खाली ब्लैंक नहीं बैठना, इन्वॉल्व होना क्वेश्चन में। कार और ट्रक जा रहे हैं पर ब्रेक अप्लाई सेम ही किया, दोनों में सेम फोर्स लगाया ब्रेक लगाने का, तो पहले किसको रुकना चाहिए, कार को या ट्रक को? सीरत, गुरलीन को, नीतिका, नवनीत, जल्दी बताओ कौन रुकेगा पहले? जसनूर का आंसर आ गया जी, नवनीत कार रुकेगी पहले। और भी लोग बच्चे बताओ कौन रुकेगा पहले? हर्ष, अदिति, बोलो जल्दी से। गुरलीन का कार, सभी का कार आ रहा है, ट्रक भी रोक लो कोई। इक्वल, हर्ष का इक्वल, रेवती का कार। अदिति शर्मा आंसर है गया आपका, आप भी बोलो मैडम जी। टाइप कर तो दिया। अच्छा आ गया, ठीक है बच्चे, कार आ गया। तो इसका आंसर सिंपल सा बच्चे, जिंदगी में टीचर बच्चे सब गलत करते हैं इसका आंसर, किसी को कुछ नहीं पता होता, सब हवा में चल रहा है, कोई कार रोकता, कोई ट्रक, जब जिसका जब मन करता रोक लेते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो क्लासिफाइड होना चाहिए मिस्टर हर्ष इन चीजों को, ठीक है? आप इसका आंसर आपका बिल्कुल गलत है। अब मैं लिखूंगा, वैसे नोट्स बनाओ, लिखो इसके अंदर, और ये आज के बाद याद भी रखना। फिर लिखें, क्वेश्चन लिखें पहले। अ ट्रक एंड ए कार, ए ट्रक एंड ए कार are brought to stop. A truck and a car are brought to stop by application of same braking force. By application of same braking force. A truck and a car are brought to stop by application of same braking force. By application of same braking force. Which one will come to stop in a shorter distance? Which one will come to stop in a shorter distance? If they are moving with same, if they are moving with same, a truck and a car are brought to stop by application of same braking force. Which one will come to stop in a shorter distance if they are moving with same? ए पार्ट में लिखो वेलोसिटी, ए पार्ट में लिखें वेलोसिटी, बी पार्ट में लिखें काइनेटिक एनर्जी, और सी पार्ट में लिखें मोमेंटम। सी पार्ट में लिखें मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, 3 पार्ट हो गए। अब प्यारे बच्चों, आप जीवन को यहाँ देखना, खुशी मिलेगी कुछ क्लासिफाइड पढ़ा है, नहीं तो उल्टा पुल्टा पढ़ते रहेंगे जीवन भर। ये देखो v स्क्वायर होता है, मेरी तरफ देखो, अपने गुरु को देखो आप, v स्क्वायर होता है u स्क्वायर माइनस 2as। जब कार और ट्रक रुक गए तो फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, u स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। कार और ट्रक क्यों रुके? क्योंकि ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, तो ब्रेक का मतलब फोर्स लगाया F इक्वल टू एम में, तो A इक्वल टू एफ बाई एम यहां पुट करेंगे, एफ बाई एम इंटू एस। तो बच्चों इससे आ जाएगा U स्क्वायर इक्वल टू 2fs अपॉन m, s मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, वो आ जाएगा m स्क्वायर बाई 2f। ये जो मैं करा रहा हूं याद रखना, जीवन में ये बातें सारी जो बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, फाइनल v 0, u स्क्वायर माइनस 2, एक ही जगह f बाई एम s। ऐसे पढ़ते हैं होशियार बच्चे, वो s के 3 नाटक करेंगे। सबसे मास्टर फॉर्मूला पहला लिखेंगे, s इक्वल टू ये लिखा हुआ एम यू स्क्वायर बाई 2f, ये पहला एम यू स्क्वायर बाई 2f। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो हाफ एम यू स्क्वायर होती है। आपने सुना होगा हाफ एम वी स्क्वायर,
तो हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, तो एस हो गया काइनेटिक एनर्जी अपॉन एफ। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम यू। ये एम यू लिखा हुआ ना, इसको आप कर दो, यहां से कर दोगे आप क्या, S इक्वल टू एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2mf। प्यारे बच्चों, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो m स्क्वायर ई स्क्वायर को p स्क्वायर कहते हैं, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2mf। अब मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड किया, ऊपर m स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया जिसे p स्क्वायर कहते हैं और नीचे 2mf हो गया। तो मेरे पास छोटे डिस्टेंस के तीन फॉर्मूले तैयार हुए, एम यू स्क्वायर बाय 2f, काइनेटिक एनर्जी अपॉन f, और p स्क्वायर बाय 2mf। अब मुझे उसने बोला है सबसे पहले पार्ट में, अगर कार जा रही है पहला सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी, तो फॉर्मूला ये लगेगा, सेम काइनेटिक एनर्जी तो ये लगेगा, और सेम मोमेंटम तो ये लगेगा। अगर सेम वेलोसिटी से जा रही है तो आपके पास आंसर आएगा S प्रोपोर्शनल टू M, क्योंकि U स्क्वायर सेम है, F ब्रेकिंग फोर्स भी सेम है, तो S M पे डिपेंड करेगा। ज्यादा मास ट्रक का होगा तो इसमें आएगा ट्रक का ज्यादा होगा, तो S ट्रक ग्रेटर देन S कार आ जाएगा। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा देखिए बच्चों, सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है और फोर्स भी सेम है, तो अगले में लिख रहे हैं हम क्या, सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और फोर्स भी सेम है, तो इसका मतलब एस ट्रक और एस कार सेम डिस्टेंस पे रुकेंगे। और तीसरा है सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है तो एस डिपेंड करेगा 1/मास पे, जिसका मास कम है वो दूर तक जाएगा, तो एस कार एस ट्रक आएगा। कहना क्या बात है सर यार, तीन आंसर बनेंगे। तो आपको क्या बोलना चाहिए, जब आप किसी फ्रेंड के मजे लो तो उसको पूछो, बता कार और ट्रक जा रहे हैं, कौन पहले रुकेगा सेम ब्रेक लगाने से, तो तुम बोलना है पहले कंडीशनल केस है, पहले बता कैसे जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से, सेम फोर्स से, या सेम मोमेंटम से। कहना इसे कंडीशनल केस, इसमें 3 आंसर बनते हैं, जबकि बच्चे चेप जाते हैं, कोई कार कोई ट्रक, टीचर भी यही चेपते रहते हैं। कहना ये अधूरी नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज इस बोर्ड पे मिली है, कॉपी करो फटाफट। किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है 10 बार मुझसे वो। क्या डन कर लिया सबने, जल्दी बोलो डन कर लिए तो आगे चले हम। डन सर। वेरी गुड, आज आवाज सही निकली, आज तूने आलू के परोठे खाए हैं जरूर। अगला देखो, आओ बच्चों तुम एक नई जिंदगी में लेके चलता हूं। वो आपको ये बोलेगा, शाम को 5 o'clock दिलवा दो। एक ट्रायंगल मेरे पास बना हुआ है, सब लोग आंसर देना, ये ए बी और सी,
यहाँ खड़ा है चिंटू, यहाँ खड़ा है मिंटू, यहाँ खड़ा है लिंटू। ये चिंटू मिंटू लिंटू खड़े हैं सारे। चिंटू भाग रहा है मिंटू की तरफ सेम वेलोसिटी से, यू स्पीड से, और मिंटू भाग रहा है लिंटू की तरफ यू स्पीड से, और वो इसकी तरफ यू, सारे सेम स्पीड से भाग रहे हैं ऐसे, बस ट्रायंगल में भाग रहे हैं। आज का जो अगला हेडिंग है उसका नाम है मीटिंग द पर्सन। तो आपको बताना है बच्चों ये कहाँ मिलेंगे, क्या कभी मिलेंगे भी ये कभी जिंदगी में? आंसर लिखो या बोलो, ये कहाँ मिलेंगे? चिंटू भाग रहा है मिंटू के, चिंटू मिंटू को फॉलो कर रहा है, मिंटू लिंटू को, लिंटू चिंटू को फॉलो कर रहा है, सब एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं यू स्पीड से। तो बच्चों आपको बताना है क्या कभी कहीं ये मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे? चुप नहीं बैठना है, बोलना है, एंजॉय करना है पढ़ाई को। साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। नवनीत, साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वलेटर ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल इज इक्वलेटरल। रेवती वापस रीस्टार्ट करो, अगर वीडियो नहीं मिल रहा तो रीस्टार्ट होकर वापस एंट्री मारो। बच्चों ये पूछा कि ये तीनों घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? जल्दी बोलो आंसर, आप सारे ऐसे बैठो जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हो किसी का। जल्दी से बोलो फटाफट। मिलना है तो मिला दो, नहीं मिलना तो मत मिलाओ, पर जल्दी से फाइनल करो कि कहाँ मिलेंगे। ए आपको बोलना है चिंटू ने मिंटू को फॉलो किया, मिंटू ने लिंटू को, लिंटू ने चिंटू को। हाँ भाई जल्दी से बोले सब। हर्ष बाबू बोलो आंसर इसका, मिस्टर हर्ष बोलो आंसर इसका। क्या तीनों तीनों एक साथ या कोई भी दो कर सकते हैं? नहीं, तीनों ही एक साथ एक ही जगह क्या मिल सकते हैं कभी ये? और तीनों की स्पीड सेम है, ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है, तो कैसे पॉसिबल है? क्या मिल सकते हैं ये कभी? नो सर। हाँ बाकी लोग भी बोलो, फिर डर क्यों रहे हो, जल्दी बोलो। नहीं मिल सकते सर। हाँ तो बाकी बच्चे भी बोलो भाई। और जब नहीं पता तो पीएन लिख दिया करो ना, पता नहीं तो टाइम बच जाएगा मेरा आपका, क्यों टेंशन करते हो? देखो तुम जितना मर्जी पढ़ लो, आंसर तो गलत आना है। आंसर सही मैं ही बताऊंगा, टेंशन मत करा करो, तुम जो मर्जी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ते रहो दुनिया में। इसका आंसर एक आएगा। आप तो बोलोगे नहीं, मैं अभी किसने लिखा है आंसर पढ़ लेता हूँ। यस ठीक है, शायद, क्या बात है जसनूर, शायद क्यों लिखा, कॉन्फिडेंस रख। ठीक है बच्चों देखो, इसका आंसर आएगा कि मेरे को सुनो बहुत देर तक, मैं 10-15 मिनट लूंगा। पहले तो मैं किताबों का ज्ञान दूंगा जो बुक्स में लिखा होता है, फिर मैं अपना एक फंडा सिखाऊंगा, वो अपने फ्रेंड्स को सिखाना, कहना ये चीज इतनी बढ़िया सीखी हमने। पहले किताबों का ज्ञान सुन लो, बुक्स में जो लिखा होता है। इसका आंसर है भाई वो सेंटर में मिलेंगे, ये पक्का है, वो हमेशा यहां मिलेंगे। कोई बोलेगा कि ऐसे अगर स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे भी चिंटू मिंटू लिंटू हिंटू 4-5 बना दो, ये सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं यू से। तो आपसे पूछेगा कि कहां मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा कहां मिलेंगे। तो बच्चों आपको आंसर देना है सेंटर में मिलेंगे। 3 घुमाए, 4 घुमाए, 5 घुमाए, 50 घुमाए, जितने मर्जी घुमा लो, सबकी सेम स्पीड और सिमेट्री हो तो हमेशा सेंटर पे मिलते हैं। तो एक बच्चा पूछेगा क्यों मिलते हैं, पहले इसका लॉजिक बताओ। तो पहले तो मैं लॉजिक सिखाता हूँ, फिर किताबों के सॉल्यूशन सिखाता हूँ, फिर मोदगिल सर आपको एक फंडा सिखाएंगे, वो फंडा सीख के पॉकेट में डालो और सबके मजे लिया करो तुम जाके। 1 मिनट में देखो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाओ, थर्ड आंसर आ जाया करेगा हमेशा, बिना पेन चलाए भी। पर पहले हम पेन चलाएंगे, लंबे लंबे कॉन्सेप्ट करेंगे दुनिया के। आओ बच्चों, ये सेंटर पे क्यों मिलेंगे? मान लो कि पहला सेकंड था, ये पहला सेकंड, और पहले सेकंड में क्या हुआ, वो चिंटू यहां से यहां भाग गया 1 सेकंड में यहां, तो मिंटू यहां से यहां भाग गया, और लिंटू यहां से यहां भाग गया। अरे फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड में यहां गया, ये यहां और ये यहां गया। कहना फाइन सर, बिल्कुल सही बात है। अब इस बंदे ने इसको फॉलो करना, तो पागल थोड़ी जो ऐसे जाके ऐसे घूम के आएगा। वो कहेगा अबे तो यहीं आ गया, वो सीधा यहीं से भाग जाएगा ऐसे, वो यहां से भागेगा, वो यहां से भागेगा, ट्रायंगल छोटा नहीं हो गया। अगला सेकंड फिर आया, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, क्योंकि हाँ मैं तो डायरेक्ट पकड़ लूंगा ऐसे। तो ऐसे पकड़ पकड़ के यहां आ जाओगे सेंटर पे, आप देखना। तो बेसिकली ये कर्व्ड पाथ में ऐसे हवा में यूं आते हैं, ये सेंटर पे ऐसे करके ऐसे सेंटर पे आ जाते हैं। ये तो मैं पार्ट में समझा रहा हूं।
जैसे पहला सेकंड है, देखो पहले सेकंड में मान लो ये चिंटू यहाँ पहुंच गया तो लिंटू यहाँ पहुंचेगा, मिंटू यहाँ और हिंटू यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये पागल नहीं है जो ऐसे घूम के फॉलो करेगा, वो सामने देखेगा ये चला गया, ये गया, ये गया, ये गया, देखो स्क्वायर छोटा हो गया। अगली बार फिर ड्रामा हुआ है ऐसे करके, ये ड्रामा जब हुआ तो और छोटा हो गया, फिर ड्रामा हुआ, फिर ये और छोटा हो गया, और ऐसे छोटा हो गया सेंटर में मिलेंगे। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट कि जब भी कभी स्क्वायर ट्राइंगल होगा तो ऑलवेज सेंटर में मिलेंगे। पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर इसका सोल्यूशन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, फिर सोल्यूशन लिखेंगे। टॉपिक का नाम है मीटिंग द पर्सन अंडर ग्रेविटी के पहले वाला कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आजकल अपने। हाँ जी, लिखें क्वेश्चन पहला। ये डायग्राम बना लिया सबने, तो बना के फिर क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखिए सब लोग। लिखें जी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन किसका? मीटिंग द पर्सन का। लिखिए स्टेटमेंट प्रॉपर, दो क्वेश्चन का स्टेटमेंट, दोनों के सॉल्यूशन, दोनों की ट्रिक, उसके बाद हा कर लेना। लिखो, 3 persons are initially at the 3 corners. 3 persons are initially 3 persons are initially at the 3 corners. 3 persons are initially at the 3 corners of an equilateral triangle, whose side is equal to small d. 3 persons are initially at the 3 corners of an equilateral triangle whose side is equal to small d. Whose side is equal to small d. Each person now moves with a uniform speed v. Each person now moves with a uniform speed v in such a way that the first moves directly towards the second. Each person now moves with a uniform speed v in such a way that the first moves directly towards the second, comma, the second directly towards the third, the second directly towards the third, comma, the third directly towards the first, the third directly towards the first. The 3 persons will meet after a time equal to. The 3 persons will meet after a time equal to. 3 persons are initially at the 3 corners of an equilateral triangle whose side is equal to small d. Each person now moves with a uniform speed v in such a way that the first move directly towards the second, comma, the second directly towards the third, and the third directly towards the first. The 3 persons will meet after a time equal to. इसमें बच्चों 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए। 6-7 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Four persons A, B, C, and D. 4 persons A, B, C, and D are initially at the 4 corners of a square of side small d. 4 persons A, B, C, and D are initially at the 4 corners of a square of side small d. Each person now moves with a uniform speed u. Each person now moves with a uniform speed u in such a way that
in such a way that A always towards B, A always towards B, comma B always towards C, B always towards C, comma C always move towards D. 4 persons A, B, C, D are initially at the four corners of a square of side small d. Each person now moves with a uniform speed u in such a way that A always towards B, B always towards C, and C moves towards D, and D directly towards A. A always towards B, B always towards C, C always moves towards D, and D directly towards A. The 4 persons will meet after a time. The 4 person will meet after a time. The 4 person will meet after a time. अब सभी स्टूडेंट देखो, प्यार से बोर्ड पे देखना, तो इसका मजा आ जाएगा आपको। वो बोलेगा कि एक ट्रायंगल मेरे पास ये वाला है इक्विलेटरल। ये मैं बुकिश ज्ञान दे रहा हूं, जो बुक कहती है ए, बी और सी, ये भागा यू से, ये भी यू से और ये भी यू से। मैंने बोला वो मिलेंगे सेंटर पे। अगर सेंटर पे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे इस केस में? आप यहां से इसको ऐसे बना लेंगे, मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहां से तक का x है, ये डिस्टेंस x है आपके पास, तो इक्विलेटर में एंगल 30 हो गया। और इसका जो ये जो गैप है ये स्मॉल d है, तो जो हाफ गैप बचा बच्चों d/2 बचा। तो प्यारे बच्चों आपको बोलना वो यहां मिलेंगे, यहां आके बोलेंगे हाय हाय हेलो 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 हेलो, यहां आके करेंगे वो हेलो। तो यहां आने का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, जबकि गिवन डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में d है, तो हमें x इस d की फॉर्म में निकालना होगा। ये एंगल भी 30 होगा, ये वेलोसिटी u है, तो u का कंपोनेंट आएगा। तो हमें निकालना है यहाँ t मिलन। मिलन का मतलब कहाँ मिलेंगे? सेंटर में मिलेंगे। मिलने का टाइम बताओ, तो t मिलन होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये आंसर हो गया। और डिस्टेंस कितना होगा? x, ये रहा x, तो हम लिखेंगे t मिलन x अपॉन वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों x कैसे निकालेंगे? ये 30 का एंगल है, तो x का कंपोनेंट आएगा x cos 30, कहना हाँ। तो यहां लिखेंगे x cos 30 इक्वल टू d/2, तो ये डिस्टेंस d/2 है ये वाला, तो x का कंपोनेंट cos 30, इससे x आ जाएगा। cos 30 कितना होता है? √3/2 इक्वल टू d/2। आपकी लाइफ में खुशियां क्या आई? आपकी लाइफ में खुशियां आई, 2 से 2 चला गया, तो x इक्वल टू d/√3 आ गया। तो प्यारे बच्चों x तो आ गया d/√3। वेलोसिटी का कंपोनेंट बोलो कितना आएगा? यहाँ वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा u cos 30, सेंटर की तरफ वाला u cos 30। तो t मिलन में आएगा d/√3 और u cos 30, तो d/√3 u cos 30 की जगह √3/2, तो 2d/3u इज द आंसर। इसका आंसर दिया हुआ है 2d/3u। अब प्यारे बच्चों वापिस सुनना, वो कहाँ मिलेंगे? बोलो मोदके सर ने कहा था सेंटर में मिलेंगे, तो सेंटर ये रहा बच्चों। कैसे मिलेंगे सेंटर पे बोलो? तो हम बोलेंगे सेंटर पे निकालने के लिए हमें ये x चाहिए। ये x कैसे निकालेंगे? कहना d एक नॉन वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी हुई है, पर x नहीं दिया हुआ, तो हमने x को d की टर्म में निकाला। कैसे? x cos 30 इक्वल टू हाफ डिस्टेंस d/2, उससे x आ गया, और u का कंपोनेंट सेंटर की तरफ लिया u cos 30, तो x अपॉन u cos 30 इज द आंसर। तो 2d/3u इज द आंसर, ये इसका आंसर आएगा। लिख लीजिए। किसी को भी नहीं आएगा तो पूछेगा। पहला कॉन्सेप्ट है, आपको बोलना है सभी स्टूडेंट्स को कि कहाँ मिलेंगे। कहना सर सेंटर में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कहना सेंटर का डिस्टेंस चाहिए होगा, जबकि दो पर्सन के बीच का डिस्टेंस गिवन है। सेंटर तक का डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है x, और एज्यूम वैल्यू में कभी आंसर नहीं आते, तो हमने x को d की फॉर्म में कैलकुलेट किया और फिर मैंने x पुट किया।
उसके बाद वेलोसिटी कंपोनेंट सेंटर की तरफ लिया और डिवाइड किया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो मेरा आंसर आ गया। सर समझ में नहीं आया। रिपीट कर देता हूँ वापस एक बार। सर कंपोनेंट वाला हमने किया ही नहीं। तुम्हें वेक्टर नहीं कराया अभी? वेक्टर किया हुआ है, सबने नहीं किया हुआ? नो सर। किया हुआ फिर तो यार नहीं किया सर। नहीं, फिर मैं सिखाता हूँ, कोई बात नहीं। अगर ऐसे बोल दिया करो ना, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं तुमने कितना किया हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ। यहाँ देखो पहले बच्चों, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। लॉलीपॉप बात है सुनना, ये आपके पास एफ फोर्स है, कोई भी एफ मान लो, और ये एंगल थीटा है। तो आपने एक सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद वाली बात, अगर हम निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और सी है, तो साइन थीटा होता है क्या? तो बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये रहा, यहाँ पहले आप cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा क्या होता है? बेस AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। तो जरा देखिए AC इक्वल टू हो जाएगा AB cos थीटा, ये AC इक्वल टू हो जाएगा AB cos थीटा। कैसे निकाला देखो, cos थीटा बेस मैंने AC हाइपोटेन्यूज AB, तो मैंने देखा कि कैसे निकालेंगे अपन। अगर अपने को निकालना है AC निकाला तो AB cos थीटा, तो AB, अब ध्यान देना AC ये रहा और AB में मैंने क्या है फोर्स, तो ये क्या आ गया F cos थीटा। तो बच्चों AC मैंने ये कंपोनेंट आ गया F cos थीटा। जिन बच्चों को नहीं पता सुन लो, जिस तरफ थीटा होता है वह कंपोनेंट कोस का लेना है, और जहां थीटा नहीं होता वह कंपोनेंट साइन का लेना है। याद रखना, इन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे तो बीच का F आ जाता है। अब बात को वापस समझो, अगर मेरी जिंदगी में थीटा ऐसे आ जाए, मान लो ये फोर्स F ऐसे और थीटा ऊपर हो, जिस तरफ थीटा है वहां कोस लिखना है F cos थीटा, तो यहां लिखना है बच्चों F sin थीटा। अगली बार पहले मैं वेक्टर बेसिक बता दूंगा, मुझे लगा तुमने किया हुआ इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा था, अगली बार पहले वो ले लूंगा मैं। अब ये देखो ये F है, तो ये F cos थीटा, तो ये F sin थीटा हो गया। जहां थीटा होता है वहां कोस लेते हैं, तो बच्चों ये U है, ये 30 है, तो U cos 30 इधर आ जाएगा। बार बार समझना, जैसे मान लो U ऐसे और 30 इधर है, तो जहां 30 लिखा है उसकी लाइन में U cos 30 बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को U sin 30 बोलते हैं। पर बच्चों अगर आपकी जिंदगी में U ऐसे और 30 ऊपर दिया हुआ है, तो जिधर 30 है उधर कोस और इधर साइन हो जाएगा। तो कंपोनेंट का मतलब होता है, अब मैं अगली बार इसको ढंग से ले लूंगा डिटेल में, पर अभी इतना समझ लेना इस बात में कि ये U दिया हुआ है, तो जिधर एंगल है वह कंपोनेंट कोस का आएगा बच्चों, बस। तो किसी भी, अब देखो दुनिया में कोई भी चीज या तो एक्स एक्सेस पे होनी चाहिए या वाई पे होनी चाहिए, मेरे को सुनते रहना। अगर एक्स और वाई पे नहीं है तो हमें उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो हमें उसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। समझ में आई बात? अगर एक्स वाई पे नहीं है और किसी प्लेन के बीच में, तो हम एक्स और वाई पे कंपोनेंट करेंगे, और कंपोनेंट करने के लिए जिस तरफ एंगल बना होगा उधर कोस का कंपोनेंट मानेंगे, और जिधर नहीं होगा उधर साइन का कंपोनेंट मानेंगे। इसको हम अगली बार टच में लेंगे कि वेक्टर कैसे पढ़ना है आपको। इतनी सी बात आज की याद रखनी है आपको। तो मैंने इस क्वेश्चन को मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं पूरे को ढंग से। आपको बोलेगा वो कहां मिलेंगे, तो मैंने बोला सेंटर में मिलेंगे। तो हमें बच्चों ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये कंपोनेंट 30 का है, जिस तरफ कंपोनेंट है उसका ये 30 का एंगल है, तो इधर कंपोनेंट आएगा x cos 30। तो मैंने इसका कंपोनेंट किया तो x cos 30 ऐसे, जैसे ये x दिया हुआ है, ये ऐसे है, ये 30, तो ऐसे लाइन बनाओ। तो ये जो लाइन की लेंथ है ये x cos 30 का थी, जहां एंगल 30 होता है। इसका मतलब ये होता है अगर बाई चांस ये 30 ऊपर होगा तो x cos 30 वहां मान लेंगे, जहां भी दिया होगा वो आपकी मर्जी पर होता है। हमें ये वाली रिक्वायरमेंट थी, हमें d पता था, इसलिए हमने इस वाले से कर लिया। तो ये x cos 30 और ये जो डिस्टेंस है ये इस d का आधा है, और हाफ डिस्टेंस कितना होता है d/2, तो x आ जाएगा d/2 cos 30, और cos 30 होता है बच्चों √3/2, तो x आ जाएगा d/2 √3/2। 2 से 2 गया तो d/√3 इज द दिस डिस्टेंस, ये x आ गया। क्लियर होगी? तो मैं इस बात को अब यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। पहला स्टेप, सबसे पहले मुझे x निकालना है, क्योंकि जहां मिलेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इधर ही x चाहिए और इधर का वेलोसिटी चाहिए। तो मैंने x निकाला, x cos 30। सब बच्चे बोलना नहीं है, तो जहां 30 है x cos 30 वो हाफ डिस्टेंस d/2 के इक्वल है, तो cos 30 हो गया √3/2, d/2 के इक्वल है, तो x हो गया d/√3। ये पहला स्टेप आ गया।
ये डिस्टेंस बच्चों आ गया एक स्टेप। अब इसकी तरफ इसकी वेलोसिटी भी चाहिए, तो बच्चों u मेरा 30 ये रहा, तो u cos 30 वेलोसिटी होगी इसके ऊपर चलने वाली। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर पूछेगा आपसे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे u cos 30। तो प्यारे बच्चों इस लाइन पे वेलोसिटी भी आ गई, इस लाइन का डिस्टेंस भी आ गया, तो यहां से आ जाएगा t मिलन, तो वो आ जाएगा इधर का x कितना है d/√3, और इधर की वेलोसिटी कितनी है u cos 30, तो d/√3 और u cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये आपके पास रहेगा 2d/3u। ये आंसर है। अभी इतना भी समझ में, फिर बताओ, मैं रिपीट करूंगा, जिस तरह भी एंगल एज्यूम करेंगे वह कोस कंपोनेंट होते हैं। ये अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में कंपोनेंट की कहानी। पहले बताओ आप कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, कॉपी करो एक बार और ट्राई करेंगे अपन अगला क्वेश्चन। जब हो जाए तो बताना, मैं अगला चालू कर दूंगा, जल्दी बोल देना डन हो जाए तो। डन। बाकी सबका हो गया ये? यस सर। अब नेक्स्ट सुनिए बच्चों, एक बार वो ट्राई करते हैं। जिधर भी एंगल होगा वहां कोस कंपोनेंट लेना है। जैसे ये स्क्वायर है, अब ये डिस्टेंस d गिवन है, सेंटर पे मिलेंगे, ये वेलोसिटी u है, तो ये एंगल 45 होगा, तो टोटल 90 होता है, टोटल 90 होता है। तो हमने क्या किया, ये डिस्टेंस आधा d/2 हो गया, और इसका भी आधा ये d/2 हो गया, देखो इसका हाफ, और ये रिजल्टेंट हो गया। तो हम ये रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, रूट d/2 का स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, इससे हम निकालेंगे। चाहे काम और करो, ये d है और ये d है, तो √2d, और √2d का भी आधा d/√2 होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी ना, d और d, तो ऐसे क्या निकालोगे, d² प्लस d², इसको लिखेंगे √2d, और √2d का भी आधा अपॉन 2, तो √2 से 2 कैंसिल होता है, तो d/√2 इज दिस डिस्टेंस। तो यहाँ t मिलन आएगा, टोटल डिस्टेंस d/√2, ये डिस्प्लेसमेंट, और इधर की वेलोसिटी u cos 45, तो d/√2 और cos 45 होता है 1/√2, तो d/u आंसर हो गया। अब बच्चों लॉलीपॉप बात है, देखो ये d है, ये d है, टोटल √2d है, टोटल का आधा d/√2 है, ये डिस्टेंस d/√2, और u का 45 एंगल है, तो u cos 45 ऐसे ले लेंगे, तो d/√2 u cos 45, और वो हो गया d/u। इज इट क्लियर? यस सर। रब कर दें इसे। यस अब एक काम करो, आप तो एक है ना, सब कुछ छोड़ो कंपोनेंट वंपोनेंट, एक फंडा लिख लो, तो आपको खुशी मिलेगी कि क्या बढ़िया फंडा बताया इन्होंने। भाड़ में गए सारे कंप्यूटर की कहानी, छोड़ो परे। आप ट्राइंगल है, ये एक स्क्वायर है, ये कोई हेक्सागन है, जितना मन करे बना लो, 4 5 6 10 15 बंदे घुमाओ इन सब पे, सभी का एक ही आंसर याद कर लो, t मिलन, ये डिस्टेंस d है, t मिलन इक्वल टू, सभी का एक ही आंसर है d/2u साइन स्क्वायर π/n। भाड़ में जाए, हर क्वेश्चन का आंसर यही है, बस आप तो रट लो। अरे करो, कहना हम तो छोटे बच्चे थे, हम तो डर गए थे, आज खत्म करो, ये याद कर लो, t मिलन d/2u साइन स्क्वायर π/n, बस ये याद कर लो। कहना ये क्या है, कहना n मैंने नंबर ऑफ बंदे, नंबर ऑफ बंदे, बस खत्म। कितने बंदे घूम रहे हैं बताइए, 3, तो देख जरा कितना अच्छा आंसर आएगा इसका, देखना, क्योंकि सर मजाक ही होगी ये तो। t मिलन d/2u साइन स्क्वायर और π/3 कर दो, और साइन 60 की वैल्यू पुट करो, वो आंसर आ जाएगा जो निकाला था आपने। ये कितने बंदे घूम रहे हैं, 4, तो π/4 कर दो। ये कितने बंदे हैं, 6, π/6, तो भाड़ में जाए, जो मर्जी हो, सबका आंसर आ जाएगा इससे। कहना अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताइए, t मिलन पूछेगा तो d/2
डी अपॉन क्या बोलोगे 2u साइन स्क्वायर पाई बाई एन, एन मैंने नंबर ऑफ पर्संस। अब बच्चों मैंने बोला 7 बंदे घूम रहे हैं तो पाई बाय 7 कर दे, अगर 3 तो पाई बाय 3, किसी का भी आंसर आएगा, ना कंपोनेंट चाहिए, ना कोई लफड़ा चाहिए, ना कोई सब ड्रामा चाहिए किताबों का। कहना ये तरीका बेस्ट है, कहना हम इसमें खुश हो गए, ऐसे चीजें सिखाया करो। तो बोलो बच्चों टी मिलन हो गया डी अपॉन 2u साइन स्क्वायर पाई बाई एन, एन मैंने नंबर ऑफ बंदे, कितने घुमाने घुमा लो, कहना यार लिखो फटाफट। अरे ये तो मजा आ गया नहीं है, ये तो समझ में आ गया नहीं है, ये भी Yes, Yes, sir. sir. इजी हो गया ना, भाड़ में के सारे कमर चक्कर सब कुछ छोड़ दो आज के बाद, बस ये कर लोगे ना, याद कर लिया हमने तो इससे हम होशियार हो जाएंगे। ठीक है। कर लिया सर। वेरी गुड। अब ना तुम्हें एक काम करना, मुझे एक्चुअली मैं अभी तुम्हें जानता तो हो नहीं ज्यादा, तुम्हारे को कितना किया है, अपन अगली बार है ना शुरू से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। पहले आपको सिखाता हूँ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होती है, उनका यूज कैसे करते हैं, फिर वेक्टर के फंडे सिखाता हूँ, फिर चैप्टर स्टार्ट करो, फिर डेरिवेशन कराता हूँ, u प्लस एटी कचरा मचरा जो भी तुम्हारे होता है वो करा के फिर सिस्टमेटिक शुरू करो तुम। तो कई बच्चों को आता है, कईयों को होता है मिसमैनेज है फिर ये चीज, तो मुझे बता देना, सर से कालिया सर से बात कर लेना, कहना सर शुरू से कराओ, तो मैं चालू करूंगा बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिकल टूल्स जिसे कहते हैं डिफरेंशियल, इंटीग्रल, ट्रिग्नोमेट्री, थीटा, एंगल, आर्क, कचरा मचरा, ये सारा सीख लो पहले 2 दिन तक। तो उसके बाद वेक्टर के फंडे सीख लो, वेक्टर सीखोगे फिर चैप्टर स्टार्ट करोगे तो लिंक कर पाओगे, वरना मेरी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी मुझे। समझ में आ गई? क्योंकि मुझे भी नहीं पता तुम्हारा स्कूल में कितना कराया, तुमने बेसिक कितना किया हुआ है। और अगर डिफरेंशियल इंटीग्रल से डर लगता है तो अपन वहीं से चालू करते हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से। और मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हारे को चेन रूल वैन रूल, मैं फंडे सिखाऊंगा, ट्रिक कि इसको ऐसा पकड़ ऐसे आंसर निकाल, बस। ठीक है, पहले बताओ आज का लेक्चर समझ में आया? यस सर। बात सुनो, पहले कौन रुकेगा, कार या ट्रक, जल्दी बोलो। सर Condition कंडीशन apply. Conditions बताओ. पीएन पता नहीं, क्या बोलोगे? पीएन पता नहीं, कहना क्यों? कहना इससे कंडीशनल केस, यू हैव टू डिफाइन कि उसका मोमेंटम सेम है या एनर्जी सेम है या कचरा मचरा क्या सेम है, पहले बताओ। ऐसे कैसे बता दें हम? अच्छा, मीटिंग द पर्सन, तो कहना मीटिंग द पर्सन हमें आ गया, कहना वो ड्रामा बंद करो, आपका कौन सा कंपोनेंट है वो, सबका आंसर एक ही है, दुनिया सब एक ही है, हम सब एक है, क्या बोलो? क्या डी अपॉन 2u 2u sin square pi by पाई n. बाय एन। 3 घुमा तो 10 घुमा, हमें क्या करना, इससे आंसर आ जाता है। ठीक है, किताबों की तरीके होती है अपने, बोलो क्लियर हुई रंग? अब मीटिंग द पर्सन आपका क्लियर है। अच्छा, एक रिएक्शन टाइम क्या है? ना रिएक्शन टाइम वो होता है कि जब तक हम सोचते हैं कि सामने वाले के मुक्का मारे या नहीं मारे, तो सोचने के टाइम को रिएक्शन टाइम कहते हैं, और मुक्का मारते वक्त अपन कुछ अलग फोर्स लगाते हैं। तो ये 2 सेक्शन हो गए, हम ब्रेक लगाएं या नहीं लगाएं। अगर ब्रेक लगानी है जब तक हमने सोचा रिएक्शन टाइम, और जब लगा दी तो ब्रेकिंग टाइम हो जाता है। इन दोनों टाइम को जोड़ते हैं। क्वेश्चन एससी वर्मा का था। क्या मेरी बात आज की क्लियर होगी बच्चों सबको? यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट टाइम हम खुशी से जीरो से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इंटीग्रल और बेसिक बातों से। तो जिनका डर है वो निकल जाएगा, और जिनको आता है तब भी बहुत नई बातें सीखोगे मुझसे, आप नई नई बातें रोज सीखोगे, क्या क्या बढ़िया बात पता लगी है। तो ठीक है, तो आज के लिए आप बोल दो थैंक यू सर, अगली बार फिर हम अगला स्टार्ट करते हैं।